हेलो फ्रेंड्स। तो मैथमेटिक्स पावर चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग आज सेकेंड लेक्चर में प्लास्टिक एनालिसिस का कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा आवाज़ की कमी थी, कुछ लोगों ने बताया। तो आप क्या करेंगे कि आप हेडफोन का यूज़ किए होंगे तो आपको कोई ज़्यादा तकलीफ भी नहीं उठाना पड़ेगा। बट हम लोग शुरू करते हैं। कल तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, उस वीडियो को आप देख के आए होंगे ऐसा हमको लग रहा है, नहीं तो आप देख लीजिए। फुल्ली प्लास्टिक सेक्शन कुछ इस तरह का हम लोगों ने बनाया था कि पूरे सेक्शन को, न्यूट्रल एक्सिस के पूरे सेक्शन को एफ वाई पे यील्ड कराया था। पूरा सेक्शन, हर एक सेक्शन यहाँ पे एफ वाई को यील्ड कर रहा है। और ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे भी, इस तरह से हम लोगों ने पूरा सेक्शन को एफ वाई पे यील्ड कराया था। तो ये हमारा ये जो हमारा एक्सिस है, यही हमारा प्लास्टिक सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस है। और मैंने बताया था कि प्लास्टिक सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस बॉडी के सीजी से पास कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। मतलब न्यूट्रल एक्सिस जो है, जो नॉर्मल न्यूट्रल एक्सिस जो होता है, वो उसका कंसेप्ट होता है कि बेंडिंग स्ट्रेस वहाँ पे 0 होना चाहिए और वो सोम में चलता था। प्लास्टिक सेक्शन में बात नहीं करते हैं, लेकिन जब प्लास्टिक सेक्शन में बात करते हैं तो न्यूट्रल एक्सिस का मतलब वो होता है कि जहां से एरिया इक्वल हो जाए, एरिया को डिवाइड किया जाए। ठीक है। हाँ, अगर कोई सिमेट्रिकल सेक्शन है तो उसको तो सीजी से ही जो पास करेगा वो है। जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन एक सिमेट्रिकल सेक्शन है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन वाला तो सीजी से ही जो पास करेगा वही एरिया को भी डिवाइड कर रहा होगा यहाँ पे। तो उस समय दोनों केस में दोनों न्यूट्रल एक्सिस एक ही हो जाता है। तो अभी आप समझेंगे कि प्लास्टिक सेक्शन का जो न्यूट्रल एक्सिस होता है, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ प्लास्टिक सेक्शन जो होगा वो इक्वल एरिया एक्सिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल एरिया एक्सिस। अच्छा, ये कैसे होना चाहिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, इसके सीजी पे हम लोग मान रहे हैं कि यहाँ पे कंप्रेशन आ रहा होगा। और ये जो नीचे वाला सेक्शन है, इस अगर ऊपर कंप्रेशन आ रहा है तो नीचे टेंशन आ रहा होगा, और इक्वल मैग्नीट्यूड का आ रहा होगा, तभी तो ये पूरा इक्विलिब्रियम बना के रखेगा ना। तो इस पे, इसके जो सीजी है, इसके सीजी पे टेंशन इस तरह से लग रहा होगा, ऊपर कंप्रेशन और नीचे टेंशन यहाँ पे लग रहा होता। अच्छा, ऊपर कंप्रेशन इसलिए है क्योंकि हम लोग बीम को कुछ इस तरह से मानते हैं कि इस तरह से कुछ डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब मोमेंट कुछ वगैरह इस तरह से सैगिंग मोमेंट हम लोग बीम पे लगा रहे होते हैं, तो ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन आता है। ठीक है। तो हाँ, अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग जो डिस्टेंसेस मेजर करते हैं y1 बार और y2 बार, तो वो हम लोग न्यूट्रल एक्सिस से मेजर करते हैं, यहाँ पे फोर्स लग रहा है यानी कि सीजी पे। तो हम लोग न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ मेजर कर लिए y1 बार, तो ये y1 बार हो गया। और वही न्यूट्रल एक्सिस से टेंशन का भी दूरी मेजर कर लिए, तो ये हमारे पास y2 बार हो गया। और आपको मैंने कल भी शायद बताया होगा कि कंप्रेशन और टेंशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, बट यहाँ हम अभी नहीं कर रहे हैं। इसको हम लीवर आर्म लिख दे रहे हैं, L.A। लीवर आर्म कंप्रेशन और टेंशन के बीच का फोर्स, बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए, इस पर मान लीजिए इस सेक्शन पे मोमेंट जो है वो कुछ क्लॉकवाइज का आ रहा है, और प्लास्टिक सेक्शन वाला मॉडुलस है। ये कैसा है? फुल्ली डेवलप्ड प्लास्टिक सेक्शन। तो इस पे ये जो कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन इधर जा रहा है और टेंशन इधर जा रहा है। तो आप देखेंगे तो कंप्रेशन इनटू टेंशन का एक कपल जनरेट हो रहा है, और उसको रेजिस्ट करने का, ये इस एम मोमेंट को रेजिस्ट करने का कोशिश ये सेक्शन करेगा। तो इस जो मोमेंट है वो क्या हो जाएगा? मोमेंट क्या मतलब, यहाँ पे जो मोमेंट है वो क्या हो जाएगा? कोई भी फोर्स, दोनों फोर्स इक्वल ही है, कंप्रेशन और टेंशन, तो फोर्स इनटू ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो नॉर्मल सा कंडीशन होता है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों फोर्स यहाँ पे कपल जनरेट कर रहा है, और इसके बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्लास्टिक सेक्शन वाला रेजिस्टेंस यानी कि एमपी वैल्यू मिलेगा। तो समझते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम, रेड पेन से नहीं यूज करते हैं, आपको दिखेगा नहीं। इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना पड़ता है? फॉर इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे हम लोग कि कंप्रेशन फोर्स जो है वो टेंशन फोर्स के बराबर रखेंगे। कंप्रेशन फोर्स किसके बराबर होगा? तो अगर हम ऊपर वाले सेक्शन का पूरा ये जो सेक्शन है, हालांकि सेक्शन का एरिया नहीं है तो बॉडी का एरिया, लेकिन हम यहीं पे एरिया मान ले रहे हैं। तो इस सेक्शन का एरिया अगर हम पूरा A1 मान रहे हैं, ये एरिया बॉडी का एरिया होगा A1।
और नीचे वाला पार्ट का जो ये एरिया है इसका हम एरिया A2 मान ले रहे हैं। तो एरिया इंटू स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स हो जाएगा। फोर्स इंटू फोर्स बराबर क्या होगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। हालांकि अगर ये स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम है तो आपको पता होगा ये चीज कि इसका जो हाइट होता है, ये हाइट इसका क्या कहलाएगा, हाइट, और इंटू Fy कहलाएगा स्ट्रेस। तो हाइट तो ये कहलाएगा और स्ट्रेस, तो एक सेक्शन हमारा उसका विड्थ कुछ होता होगा, तो उस विड्थ से इस हाइट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा A1 पूरा का पूरा एरिया मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पूरा एरिया हम A1 मान ले रहे हैं तो हाइट और विड्थ वाला कंसेप्ट यहाँ पे अभी हम लोग नहीं लगाएंगे। तो कंप्रेशन फोर्स को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं Fy इंटू A1। उसी तरह से टेंशन फोर्स को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस तो हमारा Fy ही है, तो टेंशन फोर्स को लिख सकते हैं Fy इंटू A2। आप देख सकते हैं कि Fy से Fy कैंसिल हो गया और यहाँ से A1 इज इक्वल टू A2 हम लोग को मिल जाएगा। अगर पूरा एरिया टोटल A होगा तो वो किसके बराबर था, A1 प्लस A2 के। अब दोनों क्योंकि बराबर ही हैं तो इसको हम A2 के जगह पे भी A1 रख दिए, तो ये हो गया 2A1। तो यहाँ से A1 हमको मिल गया कैपिटल A/2, या और A2 भी क्या हो जाएगा, कैपिटल A/2, यानी कि टोटल एरिया A जो है वो आधा आधा बट गया। तो आपको दिख गया ना कि न्यूट्रल एक्सिस ऑफ प्लास्टिक सेक्शन इक्वल एरिया एक्सिस क्यों हुआ। चलिए ये आपको समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे कि हाँ, अब हम बताए थे आपको कि जो प्लास्टिक मोमेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे डेवलप हो रहा होगा MP जो यहाँ पे होगा MP प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। अच्छा, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि MP क्या है, तो आपको MP पूछेगा कि MP जो होता है ये प्रॉपर्टी ऑफ सेक्शन कहलाएगा, क्योंकि सेक्शन का रेजिस्टेंस कैपेसिटी हम लोग देख रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी ऑफ सेक्शन, ये हमको इस मोमेंट अप्लाइड मोमेंट के रेजिस्टेंस को दे रहा है, ये बचाने का कोशिश कर रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ द सेक्शन। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप एक नोट पॉइंट बना लेंगे। तो हमारा MP जो है मोमेंट कैपेसिटी वो हमारा कंप्रेशन फोर्स इनटू लीवर आर्म, या फिर क्योंकि कंप्रेशन और टेंशन बराबर है तो हम लोग टेंशन इनटू लीवर आर्म से भी लिख सकते हैं। जब दोनों फोर्स बराबर है तो आप किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड रखिए, है ना। तो अगर हम कंप्रेशन का बात करते हैं तो Fy इंटू A1, और अगर हम लीवर आर्म का बात करते हैं तो अब आपको लीवर आर्म समझ में आ रहा होगा कि Y1 बार प्लस Y2 बार है। अच्छा, Y1 बार और Y2 बार यहीं पे डेरिवेशन में देख लीजिए कि क्या होता है, वो न्यूट्रल एक्सिस से जो ऊपर का सेक्शन है उसका CG का डिस्टेंस है जहां पे फोर्स पास कर रहा है, क्लियर। तो Fy इंटू A1 और इंटू लीवर आर्म में लिख सकते हैं Y1 बार प्लस Y2 बार। अगर आप टेंशन से लिखना चाहेंगे तो वहां क्या हो जाएगा Fy इंटू A2, और क्योंकि A1 और A2 दोनों बराबर ही था अभी हम लोगों ने देखा, और A1 A2 किसके बराबर है, तो टोटल एरिया बाई 2 के बराबर है, और ये यहाँ से आ गया Y1 प्लस Y2 बार। SSC JEE मेंस में इतना कंसेप्ट का क्वेश्चन बराबर आ रहा है, ठीक है, आजकल मतलब रिसेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर देखेंगे। तो Fy इंटू A/2 Y1 बार प्लस Y2 बार। जो हम सोम वगैरह में मोमेंट पढ़ते हैं वो सोम बेंडिंग इक्वेशन होता है M/I इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन Y। तो अगर हम टॉप फाइबर का बात कर रहे होते तो वहां Y हमारा Y मैक्सिमम हो जाता है, तो जहां से मोमेंट हम लोग देने लगेंगे सिग्मा ही हमारा स्ट्रेस है, और वही हम लोग यहाँ पे Y यूज किए हुए, और इंटू I अपॉन Y मैक्सिमम। और I अपॉन Y मैक्सिमम को सोम में अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो यहाँ आप जान सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन Y मैक्सिमम जो होता है वो उसको एक अलग नाम दिया गया, इसको Z कहा गया, इसीलिए हम यहाँ इसको Z नहीं मान रहे थे। तो इस Z को कहा गया सेक्शन मॉडुलस। क्या कहा गया इसको, इस Z को कहा गया सेक्शन मॉडुलस, क्योंकि ये इलास्टिक थ्योरी, इलास्टिक एनालिसिस से ये आया है, तो इसको इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस भी कहा जाएगा। लेकिन आपको कभी एग्जाम में अगर सिर्फ सेक्शन मॉडुलस लिख के आएगा तो आप इलास्टिक वाला ही सेक्शन मॉडुलस समझेंगे। अगर आपको प्लास्टिक वाला सेक्शन मॉडुलस का डिमांड होगा या फिर वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा तो आपको वहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो इलास्टिक वाला मोमेंट है इसको ME से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इलास्टिक मोमेंट। ये हमारा इलास्टिक स्ट्रेस Fy इंटू सेक्शन मॉडुलस Z। तो हम चाहते क्या है कि हम लोग सिमिलर कुछ यहाँ पे भी डेवलप कर ले इक्वेशन, ताकि उसके जैसा ही इक्वेशन यहाँ पे भी बन जाए हमारे पास। तो देखिएगा कि अगर हम Fy तो ऑलरेडी हमारे पास, अगर हम बचे हुए इस वाले टर्म को कुछ नया नाम दे दे तो सेम उस तरह का इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे मोमेंट प्लास्टिक वाला जो है उसको नाम दिया गया, पूरा इस पूरे चीज को बोल दिया गया ZP,
और जेडपी को आपको आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या बोले होंगे। तो जेडपी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। जेडपी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए क्लियर है। एक मिनट हम वीडियो भी देख ले रहे हैं आप लोग को। तो आप लोग यहाँ तक उतारेंगे एफ वाई इंटू जेड पी तक। चलिए वीडियो आई थिंक सही। तो एफ वाई इंटू जेड पी आप लोग देख लिए हैं यहाँ तक। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे कि इस जेड पी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए तो हम लोगों ने देखा कि जो सेक्शन मॉडुलस इलास्टिक वाला होता था वो तो होता था आई अपॉन वाई मैक्सिमम। ये तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको, ठीक। और एक आपके पास सेक्शन मॉडुलस प्लास्टिक वाला है, उसको हम लोगों ने देखा तो कैपिटल ए बाई 2 इंटू वाई वन बार प्लस वाई टू बार। ये हो गया हमारे पास प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, या पोलर सेक्शन मॉडुलस भी कभी कभी इसको बोल दिया जाता है। प्लास्टिक या पोलर सेक्शन मॉडुलस। पोलर सेक्शन, पोलर नहीं प्लास्टिक ही बोलना इसको ज़्यादा सही रहेगा। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। क्लियर है। अब एक नया टर्म हम इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास शेप फैक्टर। शेप को अब इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग। तो शेप फैक्टर को डिफाइन किया गया है कि प्लास्टिक मोमेंट वाला जब फुल्ली डेवलप्ड प्लास्टिक सेक्शन है तो उस समय जो रेजिस्टेंस है एम पी अपॉन इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस का जो मोमेंट होगा एम ई, उसका रेशियो। अभी हम लोगों ने देखा है कि इलास्टिक वाला सेक्शन का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा एफ वाई इंटू जेड। अगर इतना भी आपको माइंड में रहेगा ना तो आप ऑब्जेक्टिव कन्वेंशनल सब खेल लेंगे यहाँ से। और अगर आप प्लास्टिक सेक्शन का बात करते हैं तो वो होता है हमारे पास एफ वाई इंटू जेड पी। तो अगर आप एम पी का वैल्यू रखेंगे एफ वाई इंटू जेड पी और अपॉन एम ई का वैल्यू रखेंगे एफ वाई इंटू जेड, तो यहाँ से एफ वाई कैंसिल। तो ये शेप फैक्टर को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि सेक्शन मॉडुलस जेड पी अपॉन सेक्शन मॉडुलस प्लास्टिक वाला टू द सेक्शन मॉडुलस इलास्टिक वाला। ठीक है। अच्छा हाँ, क्या है शेप फैक्टर? शेप फैक्टर का क्या सिग्निफिकेंस है तो वो आप देखिए। हम लोगों ने बताया था कि हम लोग का जो भी कन्वेंशनल मेथड ऑफ डिजाइन है, और हालांकि आज भी हम लोग अपने स्ट्रक्चर को इलास्टिक स्ट्रेंथ के हिसाब से ही लोडिंग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ जो प्लास्टिक मोमेंट वाला कैपेसिटी है एम पी, ये शेप फैक्टर को अगर हम एस नाम दे रहे हैं तो एस टाइम्स ऑफ इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी हो जाएगा। अच्छा दूसरा बात, अगर हमारा प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी हमेशा ज़्यादा आता था, मैंने बताया था कल कि जो मोमेंट लगता है एफ वाई से पहले वो कम होता है और जो मोमेंट यील्ड मोमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, और फिर प्लास्टिक मोमेंट वाला उससे भी ज़्यादा होता है। तो अभी जो एम ई है ये क्या है? ये तो यील्ड वाला ही मोमेंट हम लोग है लगाए हुए। तो इसका मतलब है कि एम पी हमेशा बड़ा होगा एम ई से, चाहे एम वाई से, जो भी बोल लीजिए। इसका मतलब शेप फैक्टर का जो वैल्यू है ये हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। ये क्या होगा? ये हमेशा होगा। ठीक है। शेप फैक्टर का वैल्यू हमेशा 1। अब शेप फैक्टर बताता क्या है? तो शेप फैक्टर ये बताता है कि जैसे आप ये समझिए कि सेक्शन मॉडुलस क्या बताता था? स्ट्रेंथ बताता था, बॉडी का कितना स्ट्रेंथ है वो सेक्शन मॉडुलस बनाता था। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि जैसे एस एम पी बराबर एस इंटू एम ई लिखे, उसी तरह से जेड पी बराबर भी लिख सकते हैं एस इंटू जेड। तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रेंथ जेड बता रहा था उसके एस टाइम्स ज़्यादा है प्लास्टिक वाला, तो एस टाइम्स ज़्यादा है। तो आप समझिए एक नॉर्मल स्टूडेंट या टीचर की तरह अगर हम बात करें, अगर तो आप मतलब स्टूडेंट की तरह सोचेंगे और आप बोलेंगे कि एस का वैल्यू हम लोग ज़्यादा रखना चाहेंगे कि कम रखना चाहेंगे, क्योंकि एस टाइम्स ज़्यादा है तो ज़्यादा जेडपी का वैल्यू ज़्यादा का तो ज़्यादा जो है ताकत बनेगा इसका प्लास्टिक सेक्शन में, उसको लोड ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। तो आपके मन में ऐसा आ रहा होगा अभी कि हम लोग एस का वैल्यू ज़्यादा चाहेंगे, शेप फैक्टर का वैल्यू हम लोग ज़्यादा चाहेंगे। लेकिन आप हमको एक बात बताइए कि ज़्यादा चाहेंगे नो डाउट, लेकिन कब? जब उतना लोड लगाएंगे तब तो, उतना लोडिंग हम लोग लगाएंगे तब तो
तो लोडिंग इन एक्चुअल मैंने बताया अभी आप लोगों की लोडिंग इन एक्चुअल तो यील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से ही अभी भी कर रहे हैं, मतलब लोडिंग कर रहे हैं एम वाई या एम ई के हिसाब से। और अगर सेक्शन का सेफ फैक्टर मान लीजिए वैल्यू आ रहा है 200% मान लिया आ रहा है, आ जाएगा किसी किसी चीज का, तो सेक्शन नंबर 200 मतलब ये एक सेफ फैक्टर जो है, एक ऑब्जेक्टिव यहां से याद आ गया कि ये बताता है रिजर्व स्ट्रेंथ को, किस स्ट्रेंथ को, रिजर्व स्ट्रेंथ को, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर सेफ फैक्टर का वैल्यू 50% आ रहा है या 70% आ रहा है चाहे 100% आ रहा है, तो कहने का मतलब है कि उतना रिजर्व स्ट्रेंथ उसके पास है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि उस पैसा को आप बचा के क्या करिएगा, जो पैसा आपके काम ही नहीं आने वाला है। तो वही उसी तरह का कुछ चीज़ है सेफ फैक्टर जैसा, कि क्या मतलब है रिजर्व स्ट्रेंथ का, जब हम उस रिजर्व स्ट्रेंथ का यूज ही नहीं कर रहे हैं, जब हम उतना लोडिंग ही नहीं कर रहे हैं। लोडिंग करते तब तो अच्छा था, लेकिन जब हम इन एक्चुअल यील्ड वाला ही वैल्यू लोडिंग करते हैं तो सेफ फैक्टर ज़्यादा नहीं, सेफ फैक्टर कम होगा, वही सेक्शन हमारा अच्छा होगा। ये जो बात अभी हम बोल रहे हैं ये हम लोग प्रूव भी करेंगे अलग अलग वैल्यू में, और मैं आपको उस समय याद दिलाऊंगा कि देखिए सेफ फैक्टर का वैल्यू यहाँ ज़्यादा है तो इस सेक्शन को हम खराब बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, आप इस चीज़ को आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेफ फैक्टर के कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रहे होंगे कि कैसे हम लोग सेफ फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। हालांकि आप इन फॉर्मूला का यूज करके एक रेक्टेंगुलर सेक्शन का आप ट्राई कर सकते हो और नीचे कमेंट करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन में क्या ही करना है, एक सेक्शन लेना है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर रेक्टेंगल सेक्शन आप ले रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सी जी के अबाउट होता है वो कितना होता है, वो होता है बी डी क्यूब बाई 12, और उसका वाई मैक्सिमम आप कितना ले लेंगे, जो उसका डेप्थ लिए हैं वो डी बाई 2 ले लेंगे। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आई और वाई इतना ले लिए, वाई मैक्सिमम, और y1 बार और y2 बार क्या हो जाएगा, y1 बार और y2 बार d/4 हो जाएगा। तो वहां से आप दोनों वैल्यू निकाल के और रेक्टेंगुलर सेक्शन का आप निकालने का कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, इतना इस वीडियो में इतना ही तक। आई थिंक आज आवाज़ बहुत अच्छा आया होगा माइक लगने की वजह से। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।